हमने कुछ आरएसएस के हमारे मित्र हैं, मैंने पूछा कि आप नशा चढ़ा हुआ था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप ऊपर सिंहासन पे बैठेंगे और हम आपके नीचे बैठेंगे। ईवीएम से लेकर वोट चोरी, वोट डकैती तक सब खत्म हो रहा है कि जो ये संघ परिवार जिसने हमला कर दिया है पूरा भारतीय गणराज्य और भारतीय संविधान पर, जो अभी मिडिल क्लास बना था, एक जनरेशन बाद सब दिहाड़ी मजदूर बन जाएगा। 1950 से लेकर 1982 तक 20 लाख एससी एसटी सरकारी कर्मचारी हो गए थे। मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य की एक शानदार उपलब्धि थी। सबसे पहले तो मैं अनिल जी का, पवन जी का और गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बड़े टाइम के बाद अपने घर पे आया हूं और मेरी घर वापसी हुई है। कभी कभी बंदा भड़क जाता है और भड़काने वाले भी होते हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा, आज कुछ टाइम पहले जिस तरीके से करप्शन चल रही थी, तो आदमी का उस तरीके से मोह भंग हो जाता है। तो करप्शन थी भी, कई लोगों ने की। उस टाइम एक देखा मैंने, बीजेपी में एक सिस्टम था, क्योंकि मैं, जब मेरे ग्रैंडफादर लाइव थे तो अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी 4 सर्कल रोड में जब रहते थे तो वहाँ आते थे तो बात करते थे। तो सिस्टम था वहाँ पे, पार्टी के सिद्धांत थे, असूल थे। उसे देखकर लग रहा था कि इस पार्टी में जाना चाहिए। तो मैंने ज्वाइन किया। मैंने उस टाइम ज्वाइन किया था जब बीजेपी की तरफ कोई भी नहीं जाता था। किसान आंदोलन चल रहा था, दिल्ली के चारों तरफ नाकाबंदी हो रखी थी। तो जब मुझे कुछ लोगों ने बहलाकर मुलाकात करवाई नड्डा जी से, उन्होंने कहा आप आइए इकट्ठे काम कीजिए। मैं कहा पंजाब के लिए कुछ करेंगे तो मैं ज्वाइन करने को तैयार हूँ, पंजाबियों के लिए कुछ करेंगे तो कोई सभी लारे देते रहे, चलता रहा, 3-4 साल चलता रहा। पर ये देखा मैंने, ये पिछले 4-5 साल में, कि कुछ जो गलत लोग थे पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर, वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। अब जो है वो सारे के सारे बीजेपी में चले गए। अब जो कांग्रेस है नीट एंड क्लीन हो गई है। अब यहां पे राहुल जी ने जिस तरीके से एक चंडीगढ़ प्रोग्राम हुआ था, अनिल जी ने करवाया था, तो मुझे भी वहां बुलाया गया। जब मैंने राहुल जी की स्पीच सुनी, मैं तब से जानता हूं राहुल जी को, जब मेरे ज्ञानी जी ग्रैंडफादर प्रेसिडेंट थे तो राहुल जी और प्रियंका जी आते थे, हम इकट्ठे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते थे, बातें बूतें करते। तब मैं भी छोटा था, वो भी छोटे थे। पर उनकी जो स्पीच अभी मैंने सुनी चंडीगढ़ के अंदर, वो एक दिल को छू गई। जो मैं करना चाहता था ओबीसी के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, जो ज्ञानी जी भी चाहते थे, वो उनके अंदर एक दर्द है। वो चाहते हैं कि बैकवर्ड, ओबीसी सारे मिलकर एक उठे। उनका जो हक है 62% एक मायने रखता है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे ये लगा, और बीजेपी में भी देखा मैंने, वो ओबीसी को यूज करते हैं और करते नहीं ओबीसी के लिए। क्योंकि मैं उदाहरण सामने बैठा हूं आपके, लारे देना। और कुदरती मैं कहना चाहता हूं, इस टाइम पे एक आदमी होता है झूठ, एक झूठ, जैसे कि मान लो गोल होती गेंद होती है तो, और झूठ बोलो तो घूम जाती है, कहीं किधर भी चली जाती है।
पर जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और लीडर हैं काफ़ी बीजेपी के बड़े, वो आप जानते होंगे, नाम नहीं मैं लेना चाहता, वो जैसे स्केयर होता है ना, स्केयर, वो तो नहीं रुड़ता है ना, वो उसको भी रुड़ देते हैं। वो बोला इस तरीके से झूठ बोलते हैं। तो आगे लगाकर आज जिस तरीके से राहुल जी ने मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई उनसे, बैठ के हम बैठे, 1 घंटा उन्होंने टाइम दिया, फिर मुझे भी 4-5 मिनट बात की। मैंने बोला कि दोनों मिलके इकट्ठे काम करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, जीएनजी आउट हो गए थे, अलग हो चुके थे। तो पूछा कि जीएनजी है क्या? मैं गांधी फैमिली एंड गांधी फैमिली। और ये देखिए, जब तक गांधी फैमिली और गांधी फैमिली करती रही है तो हमने अच्छे अच्छे काम भी किए और देश की भी तरक्की भी हुई है। तो आज देश किस तरीके से कहाँ खड़ा है ये आप लोग भी जानते हैं। मैं एक चीज़, छोटी सी बात करूँगा, आप हंसोगे क्योंकि टाइम नहीं होता। आज से 2014 के बाद, 14 से पहले की बात है, वाइफ को 2-3 हज़ार रुपया दे दो तो महीने भर की ग्रॉसरी लेके आ जाती थी घर के। एग्री है या नहीं एग्री? और ये 4-5 महीने पहले मैं ड्राइवर नहीं था तो खाली बैठा था मैं भी घर पे, तो वाइफ कहती प्लीज अपन जाके ग्रॉसरी ले आते हैं। मैं कहा चलो चलते हैं। तो ग्रॉसरी लेते रहे, वही ग्रॉसरी और 9,000 की आई। जब बिल दे रहे हैं कि मैं, तू तो 2-3 हज़ार में रहती, 9,000 का लिया क्या है? कहती आपको पता ही नहीं है महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो मैं तब दिमाग में एक चीज आई है मेरे कि जिस बंदे की 5-6 हज़ार तनख्वाह होगी वो कैसे घर चलाएगा? देश का क्या हालत हो गई है। तो ये चीज चेंज होनी चाहिए। और ये कई चीज़ें हैं जो दिमाग में आई हैं, तो फिर मन वो हो गया। बाकी राहुल जी से मिले, उन्होंने बड़ा अच्छा प्यार दिया। तो अब भगवान से यही दुआ करूंगा कि हम दोनों मिलकर काम करें, ओबीसी के लिए भी, एससी के लिए भी, और जो इनके हक है उनकी लड़ाई लड़ें, उनका साथ दूं मैं। और इसीलिए मैंने अनिल जी से बात की, तो अनिल जी ने कहा ज्वाइनिंग कीजिए आप। राहुल जी ने कहा नहीं, इनकी ज्वाइनिंग करवाइए। तो आज आपके सामने बैठा हूं और मुझे खुशी है इस बात की, मैं अपने घर वापस आया हूं, क्योंकि ये परिवार हमारा, ज्ञानी जी का परिवार, बचपन से कांग्रेस में ही पैदा हुए हैं, कांग्रेस का ही देखा है। तो कहते हैं कि जब पढ़ने बंदा जाता है तो पहली क्लास से पूरा फाइनल तो नहीं होती, तो थोड़ी थोड़ी क्लासें ली है बाहर जाकर, अब फाइनल क्लास में आ गया हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत दिनों से अनिल जी कह रहे थे, वैसे मैं पेशे से शिक्षक हूं लेकिन आज बहुत शॉर्ट बोलूंगा क्योंकि 1 घंटा बोलने की आदत है। तो अनिल जी, गौतम साहब कह रहे थे बहुत दिनों से कि यू शुड ज्वाइन कांग्रेस, कि आप कांग्रेस ज्वाइन कीजिए। और मैं कहता रहा कि कांग्रेस को एक आंदोलनकारी पार्टी बनने दीजिए। जब सत्ता में कोई पार्टी होती है तो बहुत लोग चिपकते हैं, लेकिन आंदोलन के समय बहुत लोग फिर दूसरे सत्ता की ओर भाग जाते हैं। तो आंदोलनकारी पार्टी बनने दीजिए। हम लोग तो जो 10 साल से काम कर रहे हैं, सिर्फ इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास बता रहे हैं, और इसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। बाबा साहब ने 1947 में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, स्टेट एंड माइनॉरिटी, और नेहरू जी भी सोशलिस्ट थे। बाबा साहब ने जो सपना देखा था स्टेट सोशलिज्म का, और आप यकीन मानिए, अगर भारत का 40 साल का इतिहास पहला देखिए, भारत उस समय गरीब था, लेकिन नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सबने स्टेट सोशलिज्म के आइडिया को आगे बढ़ाया। अगर वो स्टेट सोशलिज्म नहीं होता तो हमारे जैसे लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए नहीं होते। पाकिस्तान उधर फौज और सेना बंदूक खरीद रहा था, बना रहा था, लेकिन नेहरू जी यहां पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे। एम्स, यूनिवर्सिटीज, स्टील प्लांट्स, माइनिंग कॉलेज तमाम बना रहे थे।
फ्री एजुकेशन, और खास तौर से मैं दलित पर्सपेक्टिव में कहूं तो पूरा जो दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन है वो आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद और 90 तक ले लीजिए, इसी में दलित मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है, जो हमारे जैसे लोग आज ब्रांडेड कपड़े पहन के घूम रहे हैं। और ये कैसे हुआ? एक किताब में पढ़ रहा था, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1982 तक 20 लाख SC ST सरकारी कर्मचारी हो गए थे। मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य की एक शानदार उपलब्धि थी। और गरीब भारत ने मुफ्त में शिक्षा दी, सबको दी, सवर्ण भी बढ़े, पिछड़े भी बढ़े, दलित भी पढ़े, वजीफा मिलता था स्कूल में, ब्लॉक में, गांव में जो लोग पढ़ते होंगे याद होगा, स्कॉलरशिप, फ्रीशिप। आप याद कीजिए 70 का दशक, अखबार में एडवर्टीजमेंट निकालकर बुलाया जाता था कि आइए IIT में एडमिशन होगा, मेडिकल में एडमिशन होगा। तो ये सब हुआ। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। कौन कहता है कुछ नहीं हुआ? 70 साल में और 40 साल के शुरुआत में जो हुआ उसी को आप बेच के खा रहे हैं। फ्री में एजुकेशन मिला, नौकरी मिली, पेंशन मिला, इंदिरा जी ने पेंशन भी लाया। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो सबसे पहले पेंशन छीन लिए, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाए। क्यों? आरक्षण खत्म करने के लिए। अब मोदी जी आए तो रफ्तार दे दिए। इवन मनमोहन जी के शासनकाल में भी पब्लिक सेक्टर यूनिट बने हैं, कोई गूगल करके देख सकता है। और यहां एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बना है, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना है। तो गरीब भारत ने हमें जो दिया था, सबको दिया था, वो अमीर भारत, 5 ट्रिलियन वाली इकॉनमी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा, RSS संघ परिवार छीन रहा है। वोट चोरी हो रही है। अब मैं देख रहा था सोशल मीडिया, राहुल जी को 6 महीने लगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एनालिसिस करने में, और बीजेपी के MP को एक ही दिन में 4 लोकसभा का मिल गया। जब संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण हो रहा हो, हरण हो रहा हो, बेईमानी, वोट की चोरी, डकैती हो रही हो, जब पब्लिक सेक्टर यूनिट को तबाह किया जा रहा हो, तो वैसे में किसी भी चिंतनशील व्यक्ति के लिए यह जरूरी है, जो भारतीय संविधान, भारतीय गणराज्य से प्यार करता है, उसमें उसका विश्वास है, जरूरी है उसके लिए कि वो कांग्रेस के साथ है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करे। और इसीलिए देखिए, विश्वविद्यालय क्या होते हैं? ज्ञान विज्ञान के सृजन के केंद्र होते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस होता है। मोदी जी की सरकार ने विश्वविद्यालयों को किला बना दिया है। आप किसी कॉलेज में घुस नहीं सकते, यूनिवर्सिटी में घुस नहीं सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, मुझे याद है कि जुबली हॉल माल रोड से लेकर कमला नगर तक VC ऑफिस के सामने पैदल घूमते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था। आज किसी कॉलेज के गेट के अंदर घुस के दिखा दीजिए आप, स्टूडेंट भी नहीं जा सकता है, टीचर भी नहीं जा सकता है। तो विश्व गुरु ये बना रहे हैं कि विश्व गुरु बना रहे हैं, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ दलित की बात नहीं कर रहा हूं। क्या जब पब्लिक सेक्टर यूनिट बने, जब फ्री एजुकेशन मिला, जब फ्री नौकरियां मिली, पेंशन मिला, तो क्या इसका लाभ ब्राह्मण को नहीं हुआ? आज पेंशन गया तो किसका गया? सबका गया ना। सबसे ज्यादा नौकरी में कौन थे? OBC के कार्ड खेलते हैं मोदी जी। अरे इसी अर्जुन सिंह ने तो कम से कम मंडल 2 लगा दिया एजुकेशन में। इसको मैं क्रांति मानता हूं। अर्जुन सिंह जी ने, उस समय में मिलता था उनसे, मैं और सूरज यादव मंडल साहब लगातार मंडल 2 लाया। एक कोई कमीशन, एक कमेटी मोदी जी बैठाए हो OBC के कल्याण के लिए, छोड़िए बाकी का, OBC के ही कल्याण के लिए, तो मुझे बता दें। एट्रोसिटीज बढ़ रहा है। आप RTI जो लगा था, RTI डिफंक्ट कर दिया गया। आप RTI लगाते रहो, कोई जवाब ही नहीं देगा। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में एक RTI के सवाल को लेकर केस लड़ रहा हूं, मुकदमा में। तो जो सारे संस्थाएं ध्वस्त हो रही हो, उस समय देश की जनता के सामने क्या विकल्प है? आज मैं टीचर हूं, प्रोफेसर पढ़ाता हूं। क्या मैं प्राइवेट कॉलेज में, IIM में मैं पढ़ा सकता हूं अपने बेटे को? नहीं पढ़ा सकता मैं। मेरे पास रोज कई फोन आते हैं कि हमारे लिए क्राउड फंडिंग कर दीजिए, बच्चा का
विदेश में एडमिशन हो गया, यहाँ फेलोशिप गायब है। SC/ST के लिए 2.5 लाख रुपया का सीलिंग लगा हुआ है। क्लास 4 का एम्प्लॉय भी 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहा है। तो ये सवाल सर्व समाज का है। हमने कुछ RSS के हमारे मित्र हैं, मैंने पूछा कि आप नशा चढ़ा हुआ था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप ऊपर सिंहासन पे बैठेंगे और हम आपके नीचे बैठेंगे, यही सोचे थे ना? तो आपको क्या मिल रहा है? क्या सुलभ इंटरनेशनल में ब्राह्मण लोग काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, मजदूरी नहीं कर रहे हैं। सारे के रोजगार के अवसर, सारे के बच्चे के पढ़ने के अवसर खत्म हो रहे हैं। बाबा साहब जब साउथ बोरो कमेटी और साइमन कमीशन के सामने आए थे, उन्होंने मेमोरेंडम दिया था कि पागल को छोड़कर बाकी सबको वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। कितने संघर्ष से यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज, वयस्क मताधिकार प्राप्त किया गया था, और ईवीएम से लेकर वोट चोरी, वोट डकैती तक सब खत्म हो रहा है। तो अब तो हमारे वोट की कोई कीमत ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देश के नागरिक जब आह्वान नहीं करेंगे, जब आंदोलन नहीं करेंगे, तो आपका बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। सारे पूरे समाज को अनपढ़, निरक्षर, मजदूर। एक एग्जाम्पल देके मैं खत्म करूंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूं, 28 साल से पढ़ा रहा हूं। एडहॉक, पहले हमारे यहां एडहॉक सिस्टम था। एडहॉक मतलब अगर मैं छुट्टी में 2 साल के लिए जाऊं तो मेरे जगह जो टीचर आएगा उसको फुल सैलरी मिलेगी। तो अभी के हिसाब से मान लीजिए 1,15,20,000 रुपए एक टीचर को मिलेगा। इस सरकार ने एडहॉक सिस्टम खत्म कर दिया और अब गेस्ट मतलब वेतन भोगी से दिहाड़ी मजदूर बना दिया, डेली वेजर। हर दिन का 1500 कमाइए, अब मैक्सिमम 50,000 से ऊपर नहीं जाएगा। ये क्या किसी एक समुदाय पर लागू है? ये सभी समुदाय पर लागू है। इसलिए मैं सर्व समाज को कह रहा हूं कि जो ये संघ परिवार जिसने हमला कर दिया है पूरा भारतीय गणराज्य और भारतीय संविधान पर, मुस्लिम तो आपको दिखा रहा है, लेकिन मुस्लिम निशाना नहीं है। मुस्लिम को रिजर्वेशन सुविधाएं नहीं मिली है। असल निशाना आपका आरक्षण, एजुकेशन, जॉब, पेंशन सब खत्म करना है। तो जो अभी मिडिल क्लास बना था, एक जनरेशन बाद सब दिहाड़ी मजदूर बन जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सोशल जस्टिस के साथ सेकुलरिज्म साथ चलना चाहिए, और हम सेकुलर सोशल जस्टिस डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में मैं बिलीव करता हूं पर्सनली। और मुझे अब विश्वास हो चला है, 10, 20 साल, 30 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं। संविधान बचाओ संघर्ष समिति हमने बनाया था, अनिल जी कन्वीनर थे। ऐसी रोस्टर के सवाल पे हमने भारत सरकार को झुकाया था 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम पर। तो इसलिए जो भी भारतीय संविधान, भारतीय गणराज्य और साइंटिफिक टेम्परामेंट, सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, वैसे देश के सारे लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि सरकार और संघ परिवार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू करें। शुक्रिया, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।